बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर टेकिंग स्टार्ट द ब्रेक्स कर्व। ठीक है, देखें एग्जाम्पल ऑफ अल्फा पार्टिकल विद सेवरल MeV इनिशियल एनर्जी शोज दैट फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रैक द चार्ज ऑन इट is 2 electron and specific energy loss increases as 1/E as predicted by equation number 1। इक्वेशन 1 हमने किया हुआ था, ये जो इक्वेशन हमने किया हुआ था कि किस तरह हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी किस तरह लॉस कर सकता है, स्पेसिफिक एनर्जी लॉस उसकी किस तरह हो सकती है, इसको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ था। अब यहाँ पर ये बात करते हैं दैट इज अल्फा पार्टिकल की, कि अगर अल्फा पार्टिकल हमारे पास एंटर हो रहा है किसी एब्जॉर्बिंग मटेरियल में तो उसकी एनर्जी किस तरह लॉस हो सकती है। यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ को देखो, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, यानी इस टाइम पर ये जो है तो एंटर हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये जो पूरा रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेट मी मार्क इट हियर टू हियर, दिस इज द पेनिट्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद इन अ मटेरियल, के मटेरियल में ये यहाँ से यहाँ तक पेनिट्रेट करेगा। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस पॉइंट, दिस इज, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पर हमारे पास अल्फा पार्टिकल मटेरियल में, एब्जॉर्बिंग मटेरियल में एंटर होगा। जैसे ही एंटर होगा, शुरू में इसकी, अब इसकी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी इन सेवरल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सीधा जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है कि ग्राफ इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे ये एंटर हो जाएगा, so it will ionize the atom which are colliding with the alpha particle. As it ionizes the atom, so its energy becomes smaller and smaller. As long as its energy decreases, its जितनी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, ये ग्राफ ऊपर चलता जाएगा। ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि इसकी स्पेसिफिक एनर्जी लॉस ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी। एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, एक अल्फा पार्टिकल है, उसकी 10 MeV, लेट्स सपोज 4 MeV उसकी एनर्जी है। तो जैसे ही इनिशियली वो एंटर हो जाएगा, उसकी एनर्जी 4 से लेट्स सपोज 3.8 हो जाएगी। अब 3.8 होगी तो इसकी एनर्जी सारी की सारी डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी पे। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी बेटा, इट विल स्पेंड मच मोर टाइम विद द कोलाइडिंग एटम। एज अ रिजल्ट ये ज्यादा से ज्यादा एटम को क्या करेगा, आयोनाइज करता जाएगा, और ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता, यानी इसकी स्पेसिफिक एनर्जी लॉस ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी और स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। एक पॉइंट आ जाएगा कि यहाँ पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके हमारे पास एक स्टेबल हीलियम एटम बन जाएगा। Near the end of the track, the charge is reduced through electron pickup and the curve falls off. तो जैसे ही near the end of the track, यानी यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन पिकअप कर लेगा, once it gets 2 electrons, it become a neutral helium atom, and after becoming neutral helium atom, it cannot further penetrate inside the target. ये इसका रेंज होगा। क्या होगा? रेंज, the distance जिसके बियॉन्ड कोई दूसरा पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर सकता, यानी उसके पेनिट्रेट नहीं कर पाता, उसको हम क्या कहेंगे, इसका रेंज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ अ बुलेट। अगर कोई बुलेट आप किसी बक्स में, जिसमें आपने 3-4 रेक बनाए हुए हो और उसमें आपने रुई भरी हुई हो, और आप उस बुलेट को क्या करते हो, शॉट करते हो ऑन दैट पार्टिकुलर बक्स, तो बुलेट क्या करेगी, बक्स में एंटर होगी। अब उस बुलेट को चेक करने के लिए किसका रेंज इस रुई में कितना है, आप पहले पार्टीशन को ओपन कर लोगे। पार्टीशन को आपने ओपन कर लिया, वहां पर आपने बुलेट देखी, वहां पर अगर अवेलेबल नहीं है तो आपने जो पहले पार्टीशन दूसरे पार्टीशन के बीच में जो कार्डबोर्ड आपने लगाया, आपने वो उतार दिया, उसमें देखा, अगर उसमें होल बना है, इसका मतलब ये है कि बुलेट इससे पेनिट्रेट कर गई है। जहां तक बुलेट गई है वो उस बुलेट का रेंज है इनसाइड दैट पार्टिकुलर बक्स। बोथ प्लॉट्स ऑफ सिंगल अल्फा ट्रैक एंड फॉर द एवरेज बिहेवियर ऑफ द पैरेलल बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑफ द सेम एनर्जी इज शोन। तो जो आपको सॉलिड लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली जिसमें ये नीसी मौजूद है, ये हमारे पास सिंगल अल्फा पार्टिकल के लिए है ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी, और जो दूसरा आपके पास है ये डॉटेड लाइन, ये हमारे पास एवरेज बिहेवियर को शो कर रहे हैं। तो एवरेज बिहेवियर इज ऑलमोस्ट सेम एज लाइक अ सिंगल पार्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पर जो फिगर आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ में डिफरेंट पार्टिकल इन्होंने लिए हुए हैं। हीलियम आयन लिया हुआ है और नाइट्रोजन का टारगेट लिया। ये जो आपको ये वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है, लेट मी मार्क इट, मार्क कर लूं जरा इसको, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। जो लाइन आप लोगों को नजर आ रही है, ये वाली, ये सारी की सारी लाइन जो आपको नजर आ रही है, ये वाली,
ये हमारे पास हीलियम की है, हीलियम आयन है नाइट्रोजन में, ठीक है। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये वाली, ये वाला ग्राफ जो आपको नजर आ रहा है, दैट इज हीलियम आयन इन एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम जब हम इस्तेमाल करेंगे और उसमें हीलियम 3 आयन होगा, यानी हीलियम 3 इज आइसोटोप जिसमें 2 प्रोटॉन होंगे और 1 न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। और इसका आपने आयन बनाया, मतलब दोनों हाइड्रोजन, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके आपने रिमूव किए हुए हैं, तो उसका ट्रैक एल्यूमिनियम में ये होगा बेटा। और जो नेक्स्ट आपने लिया हुआ है हीलियम 4 आयन इन कापर, कापर का टारगेट आपने लिया हुआ है और उस पे आपने अल्फा पार्टिकल बम्बार किए हुए हैं। और जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज हाइड्रोजन आयन इन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का टारगेट लिया हुआ है और आपने उस पर प्रोटॉन बम्बार किए हुए हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ माइनस डी ई बाई डी एक्स कर्व, यानी स्पेसिफिक एनर्जी कर्व वर्सेस पार्टिकल एनर्जी फॉर नंबर ऑफ डिफरेंट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल एनर्जी हमने ली हुई है और ये स्पेसिफिक एनर्जी लॉस है। ऊपर हमने वाई एक्सिस पर स्पेसिफिक एनर्जी लॉस लिया हुआ है और इस टाइम पर इस एक्सिस पर हमने पार्टिकल एनर्जी ली हुई है। These curves illustrate the energy at which charge pick up by the ion becomes significant, यानी जहां पर इसका पीक आएगा, पीक मीन के यहाँ पर ये चार्ज को पिकअप करेगा। तो आप देख सकते हो, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें पीक यहाँ पर लाई कर रहा है, इसका पीक यहाँ पे लाई कर रहा है। लेट मी मेक दिस पीक अ लिटिल क्लियर। डिफरेंट पीक है, एक पीक आपके पास यहाँ आ रहा है, एक पीक यहाँ आ रहा है, एक पीक यहाँ आ रहा है और एक पीक यहाँ आ रहा है। जहां पर ये जो चार्ज पार्टिकल होंगे इसकी पिकअप स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो कि पीक के बाद ये ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो यहां से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पिक करना शुरू कर देगा। तो यहां से लेकर यहां तक ये जाएगा। एनर्जी के ऊपर डिपेंड करे, स्पेसिफिक एनर्जी लॉस इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम आयंस, इंडिकेट्स द एनर्जी एट विच डी बाई डी एक्स इज मैक्सिमम, ठीक है। यानी इस पॉइंट पर ये इसकी स्पेसिफिक एनर्जी लॉस जो होगी तो मैक्सिमम होगी, अपनी मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर ये लॉस कर लेगा क्योंकि ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू ये है, ठीक है। दिस कर्व इलस्ट्रेट द एनर्जी एट विच चार्ज पिकअप बाय आयन बिकम सिग्निफिकेंट फॉर एल्यूमिनियम एब्जॉर्बर सिंगली चार्ज हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन। जो सिंगली चार्ज हाइड्रोजन आयन होगा वो एक्चुअली प्रोटॉन होगा। हाइड्रोजन एटम से जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे यू विल गेट अ सिंगल प्रोटॉन। सो shows strong effect of charge pickup below 100 keV। तो अगर उसकी एनर्जी 100 keV से कम है, ओके, सो हाइड्रोजन एटम जो होगा, अगर हम उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आफ्टर द रिमूवल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम अ सिंगल हाइड्रोजन आयन और व्हाट वी कॉल अ सिंगल प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो होगा ये इफेक्ट शो करेगा कहां पर, बिलो 100 keV एनर्जी। इक्विवेलेंट इफेक्ट एट while but doubly charged helium ion shows equivalent effect at about 400 keV। यानी अगर हम यहां पर देख ले, ठीक है, एल्यूमिनियम में अगर हम देखें, ये भी एल्यूमिनियम है और ये भी एल्यूमिनियम है, एक हाइड्रोजन आपने बम्बार की, दूसरा आपने हीलियम बम्बार किया है, तो हीलियम की स्पेसिफिक एनर्जी लॉस ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ इट्स साइज। आपको मैं एग्जांपल दे चुका था कॉलेज में कि अगर एक बंदा है, फॉर एग्जांपल वो दौड़ रहा है और बाकी लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो अगर एक बंदा है तो वो उनमें 4-5 बंदों से टकरा सकता है। लेकिन अगर आप उसी फुटबॉल ग्राउंड पे ट्रक को लेके जाओगे तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उस ट्रक के साथ लग जाएंगे। तो ट्रक की जो स्पेसिफिक एनर्जी लॉस होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अ सिंगल पर्सन। दैट्स व्हाई डबली चार्ज helium ion shows equivalent effect about 400 keV which is much more greater than the 100 keV। पार्टिकल रेंज, अब रेंज क्या चीज होगी, यहां पर देखो, यहां पर इन्होंने एक सोर्स लिया हुआ है, ठीक है। इस सोर्स को इन्होंने रखा हुआ है, कन्फाइंड किया हुआ है इन व्हाट वी कॉल, यू कैन कंसिडर इट एज अ लेड ब्लॉक, ताकि इस सोर्स से जो रेडिएशन निकल रहे हैं, वो सारे के सारे लेड ब्लॉक में एब्जॉर्ब हो और सिर्फ एक पार्टिकुलर डायरेक्शन वाले पार्टिकल यहां से निकले, ठीक है। यहां से हमारे पास ये जो मटेरियल होगा इसकी हमने कोई थिकनेस रखी हुई जो एब्जॉर्बर होगा, दिस इज द एब्जॉर्बर। जो अल्फा पार्टिकल या जो भी पार्टिकल होंगे अल्फा बीटा गेमा, उसके काउंट को रिड्यूस करेगा। यहाँ पर हमने लगाया हुआ है डिटेक्टर, ठीक है। इसका मैथमेटिक्स मैंने सॉल्व किया हुआ है, आई विल शेयर इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, ठीक है। सो यहाँ से जो पार्टिकल निकलेंगे, ठीक है, हाई एनर्जी पार्टिकल निकलेंगे, अल्फा बीटा गेमा हो सकते हैं, सो वो इस
मटेरियल में जिसकी थिकनेस टी है इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड सम ऑफ इट विल बी emerge from the other side. This detector is placed by which you can detect the alpha, beta or gamma particles. ठीक है, in alpha particle transmission experiment, I is the detected number of alpha particles. यहाँ पर जो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है उसको हमने I से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है. Where I naught is the number detected without the absorber. यानी हमने क्या किया है, पहले हमने एब्जॉर्बिंग मटेरियल को हटाया हुआ है. यहाँ पर जब एब्जॉर्बर को हटा दो और कितने अल्फा पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक कर रहा है उसको मैंने आई नॉट का नाम दिया हुआ है. फिर हमने यहाँ पर एब्जॉर्बर प्लेस किया हुआ है और यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो जितने अल्फा पार्टिकल इसको स्ट्राइक करेंगे उसको हमने आई का नाम दिया हुआ है, ठीक है. Where I naught is the number of detected without the absorber. The mean range RM and the extrapolated range RER इंडिकेटेड. यहाँ पर जो मीन रेंज और एक्सट्रापोलेटेड रेंज है वो दोनों शो किए गए हैं. मीन रेंज, अब रेंज क्या चीज है? द रेंज ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट. यानी अल्फा पार्टिकल है फॉर एग्जांपल, ये इसका 1 सेंटीमीटर लेट सपोज रेंज है एयर में, तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर जब एयर अगर आप ले रहे हो किसी पार्टिकुलर थिकनेस की तो उसमें अगर 1 सेंटीमीटर ये ट्रेवल करेगा उसके बाद ये रुक जाएगा. रुकने का मतलब ये है कि इट बिकम व्हाट, न्यूट्रल हीलियम एटम. 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा और हमारे पास न्यूट्रल हीलियम एटम बन जाएगा. इसका मतलब है कि इसने अपना डिस्टेंस कवर कर लिया है. तो ये डिस्टेंस जहां तक एटम जो इनकमिंग पार्टिकल होगा दूसरे पार्टिकल को आयोनाइज या एक्साइट कर सके उसको हम इसका रेंज कहते हैं. वंस इट बिकम न्यूट्रल एटम इट कैन नॉट कॉज फर्दर एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन. द मीन रेंज इज, अब मीन रेंज क्या है? द मीन रेंज इज डिफाइंड एज the absorber thickness that reduces the alpha particle count to exactly 1/2 of its value in the absence of the absorber. यानी अगर एब्जॉर्बर मैंने यहाँ पर प्लेस किया नहीं किया है, आई नॉट है, लेट सपोज 10,000 काउंट आ रहे हैं, जीएम काउंटर लेट सपोज आप यूज कर रहे हो. अब आपने कोई ऐसा थिकनेस वाला एब्जॉर्बर यहाँ पर रख दिया कि अगर इसमें से पास होंगे तो ये काउंट एग्जैक्टली हाफ बन जाएगा. मतलब 5000 काउंट आ रहे हैं, अब जीएम काउंटर 5000 काउंट कर रहा है. तो इसको हम क्या करेंगे? द मीन रेंज इज डिफाइंड एज द एब्जॉर्बर थिकनेस, यानी ये एब्जॉर्बर थिकनेस को शो कर रहा है. दैट रिड्यूसेस द अल्फा पार्टिकल काउंट टू एग्जैक्टली 1/2 ऑफ इट्स वैल्यू इन द एब्सेंस ऑफ द एब्जॉर्बर. एक्सट्रापोलेटेड रेंज इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रापोलेटिंग द लीनियर पोर्शन ऑफ द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन कर्व टू 0. यानी यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको जस्ट 0 पर ले आए हैं. जो एक्चुअल बिहेवियर होगा वो इस तरह होगा और यहाँ तक ये मीन रेंज है. तो इन दोनों का अगर एवरेज निकालूंगा तो वो यहाँ पर आएगा. दिस इज द एक्सट्रापोलेटेड रेंज, ठीक है. एन अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन और मेजरमेंट बियॉन्ड द वैल्यू ऑलरेडी नोन इज कॉल्ड एक्सट्रापोलेशन. यहाँ पर एक्सट्रापोलेशन की डिफिनेशन लिखी हुई है कि अगर आपको एक वैल्यू पता है और आप उससे फर्दर जरा उसको एक्सटेंड करना चाहो, उसको मालूम करना चाहो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, उसको हम एक्सट्रापोलेशन कहते हैं. एप्लीकेशन ऑफ दिस कर्व शोज दैट हाउ मच विल बी द डिटेक्टर एक्टिव थिकनेस व्हिच विल बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ दैट पार्टिकल. अब इस मीन रेंज की जरूरत क्या आ गई? तो इस मीन रेंज को हम क्या करते हैं, इसी के बेस पे हम एक्चुअली डिटेक्टर डिजाइन करते हैं. जो आपका जीएम काउंटर होगा उसकी फिजिकल शेप किस तरह होगी, उसमें जो आप डिटेक्टर लगा रहे हो उसकी थिकनेस क्या होगी जो काउंट को रिड्यूस करेगा. तो जरूरी नहीं है कि हम ऐसा थिकनेस लगाए जो काउंट को एग्जैक्टली हाफ पे करे. हम 1/10 पे कर सकते हैं, 1/20 पे कर सकते हैं. तो जितना हम इस वैल्यू को, इस रेशो को कम रखेंगे, इसका मतलब है कि आपने एब्जॉर्बर थिकनेस उतना मोटा लिया हुआ है. दूसरी बात, अब बहुत ज्यादा मोटा भी हम नहीं रख सकते, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मोटा रखेंगे तो उससे बहुत हाई एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल तो पास होंगे, लो और इंटरमीडिएट एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल पास नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास रिजल्ट में गलती आ सकती है. दैट्स व्हाई दे डिफाइन द मीन रेंज के आपके पास जो पार्टिकल काउंट हो एग्जैक्टली हाफ आ जाए. नायाब अनम्यूट करो अपने आप को. जी. 1 मिनट. अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. जी सर. हाँ जी वाया. जी सर. सर ये पार्टिकल रेंज, इसका मतलब है कि ये पेनिट्रेटिंग पावर को शो करता है. एग्जैक्टली, पेनिट्रेटिंग पावर है एनर्जी मतलब लॉस्ट हो रही है, कितने दूर तक ये जा सकता है
जहां के बाद ये नहीं जा सकता उसको हम इसका रेंज कहते हैं। अपने सही। अपने हाथ में पत्थर पकड़ा हुआ है, अब जितनी ज्यादा एनर्जी जी से सर। उतना वो दूर जाएगा, जहां से ज्यादा दूर नहीं जा सकता इसका मतलब है कि आप आपके स्ट्रेंथ का रेंज उतना है, ठीक है। इस तरह पार्टिकल के भी ओके अपना रेंज होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट्स साइज, सही। इट्स और ये अदर पैरामीटर्स। सही सही। जी सर। सर और ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, मतलब ये हर एक मटेरियल की मतलब और पार्टिकल्स इसके लिए एग्जैक्टली अलग अलग बता रहा डिजाइन। हूँ। देखो फॉर एग्जांपल दिस थिंग डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिकल, the symmetry of the particle, the energy of the particle, and of course the nature of the absorbing material. एब्जॉर्बर। For example, आप एयर में तो पत्थर को दूर फेंक सकती है, लेकिन अगर आप पानी में खड़ी हो और पानी के अंदर पत्थर फेंक रहे हो तो पानी के अंदर ये रेजिस्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा, दूर तक नहीं लेके जा सकती, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर जो एटम होंगे, वाटर मॉलिक्यूल जी होंगे सर। क्वाइट क्लोज टू वन अनदर, एज ए रिजल्ट जो बॉडी आप अगर उसमें फेंकेंगी तो वो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा पोजीशन ऑफर करेगा, एज ए रिजल्ट वो दूर नहीं जा पाएगा। तो ये ऑफ कोर्स नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई जो एटॉमिक एनर्जी वगैरह में कोई बंदा जॉब करता है या इस तरह के रेडियोएक्टिव मटेरियल हम डील करते हैं तो दे आर यूजिंग अ सिल्वर कोटेड व्हाट वी कॉल ड्रेसेस, जिसपे लेड की कोटिंग हुई होती है। अब लेड का एटॉमिक नंबर सबसे हेवी है तो उसके साथ तमाम के तमाम पार्टिकल इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसमें एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए लेड कोटेड जी कपड़े ये पहनते हैं, ठीक है। थैंक यू। सर। ओके सर, थैंक यू। Any other question you can ask please from your side? If anyone have any doubt, they can ask. Okay, I am proceeding further. Okay, अब फास्ट इलेक्ट्रॉन किस तरह हमारे पास जो है तो इंटरेक्शन कर सकते हैं, हाउ फास्ट इलेक्ट्रॉन कैन interact with what we call with the absorbing material. Comparing with heavy charged particle, fast electron lose their energy at a lower rate and follow irregular path through the absorbing material. देखें इधर, जो हमारे पास फास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे ये पर इम्पैक्ट यानी पर कोलिजन इसकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू हेवी चार्ज पार्टिकल। क्यों? क्योंकि देखो जब एटम के साथ फॉर एग्जांपल फास्ट इलेक्ट्रॉन है, अ बीम ऑफ फास्ट इलेक्ट्रॉन इज इंटरेक्टिंग विद अ मटेरियल, तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी देगा तो ये एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस करेगा ईच एंड एवरी कोलिजन एंड उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लाइट पार्टिकल है एज कंपेयर टू ऑल द पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल, तो ये एक ही कोलिजन में अपनी सारी एनर्जी लॉस नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इट्स लाइट नेचर। फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, आपने एक बहुत बड़ा मर्तबान उठाया है और दीवार पर पटक देते हो तो वो उसी टाइम टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन उसी मर्तबान के छोटे टुकड़े अगर आप उठाकर दीवार पे फेंकोगे तो शायद वो डिफ्लेक्ट हो जाए लेकिन टूटे नहीं। द सेम इज द केस विद द फास्ट इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन होगा छोटा पार्टिकल होता है, ये तमाम की तमाम एनर्जी एक ही कोलिजन में लॉस नहीं करेगा, एज ए रिजल्ट ये मटेरियल में स्ट्रेट पाथ से मूव नहीं करेगा। जिस तरह बता चुका था कि अल्फा पार्टिकल विल ट्रेवल straight ahead in absorbing material, but fast electron will follow random path. These are the paths shown by the path followed by the electron or fast electron beam. A large deviation is happened in the path of the electron after the single encounter due to much larger fraction of its energy can be lost. ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी होगी ये तमाम की तमाम लॉस नहीं होगी, ये कुछ एनर्जी लॉस करके अपने पाथ को डिफ्लेक्ट कर जाए, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। एज ए रिजल्ट एटम को आयोनाइज या एक्साइट तो कर सकता है लेकिन तमाम की तमाम एनर्जी एक ही कोलिजन में लॉस नहीं कर सकता। अब स्पेसिफिक एनर्जी लॉस अगर इसकी हम देखें, टू पॉसिबल एनर्जी लॉस मैकेनिज्म टुक प्लेस व्हेन फास्ट इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट्स विद द मैटर through ionization and excitation called collisional losses and radiative losses from Bremsstrahlung or electromagnetic radiation. देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन दो तरीकों से अपनी एनर्जी लॉस कर सकता है। पहला तरीका जो हमारे पास है दैट इज एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन, हमें पता है, लेट मी ड्रा इट, दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड लेट्स सपोज दीज आर द शेल्स, ये के शेल हो गया आपके पास, ये आपके पास एल शेल हो गया, एंड लेट्स सपोज दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, let me make it a little clear, let's suppose the green particles are electrons, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास,
ये आपके पास के शेल है, और ये जो सेंटर पे रेड कलर का है ये हमारे पास जो है तो वो ये हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब अगर यहां पर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मैंने ग्रीन कलर कंसिडर किया हुआ इलेक्ट्रॉन के लिए, मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहा हूं, एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल आ रहा है, एनकाउंटर कर रहा है। Incoming electron is coming toward the absorbing material. It is colliding with what we called with this electron. तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एंड आफ्टर गेटिंग एनर्जी इट विल गो टुवर्ड व्हाट वी कॉल्ड टुवर्ड द एल शेल, हाई एनर्जी स्टेट। तो इसने ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को या इस एटम को एक्साइट किया हुआ है। तो जब एक्साइट करेगा इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी कम होगी और पास से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन यहां पर दूसरा आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल आ रहा है यहाँ पर, एंड इट इनकाउंटर्स, माय स्पीड इज नॉट सो मच फास्टर, इसको जरा माइंड ना करें, ठीक है। इसके साथ टकरा रहा है, और जरूरी नहीं है कि इसकी एनर्जी इन दोनों शेल के बराबर हो, तो ये इस एटम को आयोनाइज भी कर सकता है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है, तो ऑफ कोर्स इन दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर सेम है तो इसने कम एनर्जी लॉस की और इससे जरा ज्यादा एनर्जी लॉस की है, क्योंकि इसने एटम को एक्साइट किया और इसने एटम को आयोनाइज किया है। अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन या तो एटम को एक्साइट करे या आयोनाइज करे। एक और तरह का रेडिएशन हमने पढ़ा था, इट इज कॉल्ड ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन। एक्सरे के प्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था मैंने चैप्टर 4 सेमेस्टर में कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन समटाइम जो पाथ ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, दैट इज नॉट द इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज नॉट कोलाइडिंग ईदर विद द any of electron of that particular atom, so it can travel like this। यहां आएगा, जैसे ही यहां आएगा तो यहां पर इसकी पाथ चेंज हो जाएगी, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंजेस। ठीक है। अब यहां पर क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा यहां पर ये एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी को मैं शो कर सकता हूं फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ये फोटोन मैंने गलत बनाया लेकिन माइंड ना करो, ठीक है। ये फोटोन के फॉर्म में एनर्जी ये क्या कर लेगा, ये निकाल लेगा। So this is what we call Bremsstrahlung radiation. Okay, the electron is neither interacting with the nucleus, also it is not interacting with the electron. It is passing nearby the nucleus by deflecting its path, lose its energy, and that energy appear in the form of X-ray or electromagnetic photon. ठीक है, इसको हम कहते हैं Bremsstrahlung radiation। तो इलेक्ट्रॉन दो तरीकों से एनर्जी लॉस कर सकता है, रादर बाय कोलिजनल लॉसेस। कोलिजनल लॉसेस में देखो यहाँ पर भी कोलाइड कर रहे हैं, यहाँ पर भी कोलाइड कर रहे हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है, रेडिएटिव लॉसेस। ये हमारे पास रेडिएटिव लॉसेस है, ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन। सर तासु चूज कम खबरों को दे ना के शेल एल शेल बारे के सर नो दिल दा आवाज लगे दा वश देख के पीने शो ता ब्रेमस्टर्लिंग तासु डिफाइन को ना दे बारे में खा पदे पोइनो शु दोबारा हुकम दा आओ जिदाले दोबारा को सर आवाज लगने लगा वश खा गोरा देखो। हाँ सुनो जरा, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, दिस इज द न्यूक्लियस, दीज आर के शेल एंड एल शेल, के शेल एंड एल शेल। के शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो कोलिजनल लॉसेस से इलेक्ट्रॉन दो तरीकों से एनर्जी लूज कर सकता है। इट कैन लॉस इट्स एनर्जी इन टू डिफरेंट वे। फर्स्ट, इफ द इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द के शेल इलेक्ट्रॉन, सो द के शेल इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इट कैन मूव फ्रॉम के टू एल शेल, यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने अपनी थोड़ी एनर्जी लॉस कर दी है। अब अगर अपनी इलेक्ट्रॉन ने ज्यादा एनर्जी लॉस की है तो ये इस एटम को बजाय इसके के एक्साइट करे, इसको आयोनाइज कर सकता है। ठीक है, इसने एटम को आयोनाइज किया हुआ है। और तीसरा एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है जिसने एटम के साथ कोई कोलिजन नहीं की है, रेडिएटिव ट्रांजिशन की है, यानी ये जब न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा तो इस पर चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर, और इलेक्ट्रॉन पर बता खुद नेगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस खींचेगा, जिसकी वजह से इसकी पाथ डिफ्लेक्ट होगी, और ये जो आपको पर्पल लाइन दिखाई दे रही है इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
तो इलेक्ट्रॉन दो तरीकों से भी एनर्जी लॉस कर सकता है, रादर बाय कोलिजनल लॉसेस और रेडिएटिव लॉसेस। क्लियर शूज? यस सर। अजी नहीं आप? जी सर। जी सर, द यो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब ये यहाँ पर जो डेविएट हो रहा है न्यूक्लियस के साथ, तो ये डेविएशन मतलब इसका रीजन क्या है, ये जब डेविएट हो रहा है एक साइड? देखो, डिवीजन का रीजन बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, लाइटर पार्टिकल। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज हेवी रीजन, ठीक है, व्हिच कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड। तो इलेक्ट्रॉन जब इसके पास में से गुजरेगा तो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्यूटीफुल इलेक्ट्रॉन, इट विल नीदर फॉल ऑन द न्यूक्लियस नॉर इट विल फॉलो अ स्ट्रेट पाथ। तो ये क्या कर जाएगा, इट विल डिविएट फ्रॉम इट्स पाथ, ठीक है। सर तीनों की एनर्जी सेम है, तीनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैंने सेम ली हुई है, लेट्स सपोज, ठीक है। अब जी। जो डिविएशन आ रही है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ने अपनी कुछ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लॉस सम ऑफ इट्स एनर्जी, दैट लॉस इन एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रे फोटॉन, कंटीन्यूअस एक्स-रे सर आपने बताए थे, वही होगा ये, ठीक है। ब्रेम स्टार्लिंग रेडिएशन जिसे हम कहते हैं, ब्रेकिंग रेडिएशन। क्लियर हो गया है ये? सही ओके सर। दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। यस सर। और दिस इज द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, कहाँ गया, ओके ये है, दिस इज द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। सो इफ एन इलेक्ट्रॉन इज कमिंग लाइक दिस एंड यहाँ से डिविएट हो रहा है, यस सर, जरा दूर से डिविएट हो रहा है, जी सर, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉस होगा इस केस में ये लॉस एनर्जी में कम आएगा। लेट्स सपोज दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ रहा है, यस सर, दूसरा इलेक्ट्रॉन बहुत करीब से डिविएट कर रहा है, ठीक है, बहुत करीब से पास हो रहा है, तो इसमें डिविएशन इसमें ज्यादा आई है। तो इस इलेक्ट्रॉन ने कम एनर्जी लॉस की है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन लॉसेस अ लॉट ऑफ इट्स एनर्जी। तो ये जो एक्सरे होगी ये ज्यादा एनर्जी वाले एक्सरे होगी, ठीक है, ये ज्यादा एनर्जी वाला एक्सरे रेडिएट करेगा, और यहाँ पर जो एक्सरे रेडिएट होगी ये कम एनर्जी वाली एक्सरे रेडिएट होगी, यानी लो वेवलेंथ, हाई वेवलेंथ, एंड इट इज लो वेवलेंथ, हाई एनर्जी लो एनर्जी एक्सरे। समझ गए हो? जी सर। ओके, थैंक यू सर। Okay, this is the relation for specific energy loss, that is minus dE by dx। ये जो आपको ये वाला टर्म दिखाई दे रहा है, this is what we call collisional losses है। ये क्या है? ये collisional losses, यानी in the form of when electron interacts with the atomic electron। तो ये वाला इक्वेशन हमारे पास वैलिड होगा। और ये जो नीचे वाला है that is radiative losses, ठीक है, ये क्या है? ये radiative losses है। ये the ratio of the specific energy loss is given approximately by radiative divided by collisional losses, so that is almost easy divided by 700। अब इसकी टर्म्स की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। देखें जरा, for the particle types and energy ranges of interest in this text, only fast electron have a sufficient yield of Bremsstrahlung radiation, यानी जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही इसके रेडिएटिव लॉसेस के चांसेस ज्यादा होंगे। एनर्जी यहाँ पर अगर आप देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आई हुई है, तो जितनी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, उतनी ही हमारे पास, और जो Z हमारे पास है दैट इज द चार्ज नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल। सो हमारे पास जितनी एनर्जी ज्यादा होगी रेडिएटिव लॉसेस के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। इसका मतलब ये कि वेरी फास्ट इलेक्ट्रॉन कैन कॉज रेडिएटिव ट्रांजिशन, otherwise it will follow the collisional losses channel, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? the yield from heavy charged particle is negligible as indicated by the presence of the m0 square factor in the denominator। जो m0 स्क्वायर फैक्टर है, तो अगर आप हेवी चार्ज पार्टिकल लेते हो तो उसका, अब सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जब प्रोटॉन हम लेते हैं तो वो 1870 टाइम्स उसका मास ग्रेटर है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर होगा क्या बेटा कि जब हमारे पास ये टर्म जो आ रहा है जो हेवी चार्ज पार्टिकल होगा, उसके लिए जो ये m0 वाला टर्म होगा ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसका स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एज ए रिजल्ट हमारे पास ये जो रेडिएटिव लॉसेस होंगे
for heavy charge particle you cannot observe such sort of effect for heavy charge particle like proton, like alpha particle, like lithium atom, etc. ठीक है? The factor of E and Z square in the denominator shows that radiative losses are most important for high electron energies and for absorbed materials of large atomic number. यानी मैं दो मटेरियल ले रहा हूँ एब्जॉर्बिंग मटेरियल, फॉर एग्जांपल एक मैंने लिया हुआ है एल्यूमिनियम, दूसरा मैंने लिया हुआ है लेड, तो देखो Z मल्टीप्लाइड बाय Z इज इक्वल टू Z स्क्वायर आ जाएगा। अब सेम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन अगर एंटर हो रहा है लेड में, तो वहां पर इसके रेडिएटिव लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा है, एज उसका चार्ज नंबर बहुत ज्यादा है। 82 का स्क्वायर लोगे तो ये बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू बन जाती है। अदरवाइज अगर आप एल्यूमिनियम ले रहे हो तो उसका जो चार्ज नंबर होगा उसका स्क्वायर लोगे तो वो लेड के स्क्वायर से बहुत ही कम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सेम एनर्जी वाले दो अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक अल्फा पार्टिकल, एक जो है तो सॉरी एंटर हो रहा है सेम थिकनेस वाले लेड में और दूसरा हो रहा है सेम थिकनेस वाले एल्यूमिनियम में, तो लेड में रेडिएटिव लॉसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, नीचे देखो, therefore radiative losses are always a small fraction of the energy losses due to ionization and excitation and are significant only in absorbed material of high atomic number। इसलिए हम इसे हाई एटॉमिक नंबर के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं, लो एटॉमिक नंबर मटेरियल में हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसलिए आप देख सकते हो कि जो रेडिएटिव लॉसेस है वो ऑलमोस्ट 700 टाइम कम है एज कंपेयर टू कोलिजनल लॉसेस। फॉर एग्जांपल अगर मटेरियल में 700 कोलिजनल लॉसेस हो रहे तो शायद उसमें एक रेडिएटिव लॉस मौजूद हो। ठीक है, एग्जांपल ये क्लियर है, लेकिन रेडिएटिव लॉसेस में, ब्रेमस्टर्लिंग लॉसेस में हमारे पास ये क्लियर नहीं है। डिपेंड कर देखे कंटिन्यूस एक्सरे जो होते हैं तो वो बहुत लो एक्सरे से लेकर बहुत हाई एनर्जी एक्सरे तक जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन ने कहां पर जो है तो अपना पाथ कहां पर वो डिविएट हुआ है। अगर न्यूक्लियस के करीब से डिविएट होगा तो ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा, अगर दूर डिविएट होगा तो कम एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, एब्जॉर्बर है हमारे पास, जब इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेंगे न्यूक्लियस में। जी जी, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगा। जितना देखो, जितना आपने अपना आंसर खुद ही दे दिया है कि जितना हमारे पास चार्ज नंबर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस का फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो जितना ज्यादा स्ट्रांग फील्ड होगा उतना ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बेंड करने की सलाहियत रखेगा, जितना ज्यादा बेंड होगा उतना ही हाई एनर्जी वाला ब्रेमस्टर्लिंग रेडिएशन निकलेगा। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू।